जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी साथियों को मैं बता दूं, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल बहुत शानदार तरीके से। नए राजस्थान का भूगोल में काफी चेंजेस आपको मैंने 3 क्लासें नदियों की जो पढ़ा दी। देखो, मैंने कहा था कि ये कोर्स की क्लासेस हैं और ये जो है वो मैं यूट्यूब पर भी डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि एक नदियों वाले टॉपिक में ज्यादा ही समस्या आ रही थी साथियों की। तो कोई बात नहीं है, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मुझे पूरा यकीन है कि जिस साथी, जो पढ़ने वाला साथी है, उसके पास ये क्लास वो पहुंच जाएगी। आज जो आपा पढ़ा आज जो आपा पढ़ांगा वो के पढ़ांगा गुरुजी। तो देखो, मेरी बात सुनो। मैं पढ़ा रहा था तुम्हें राजस्थान की नदियां। क्या पढ़ा रहा था? राजस्थान की नदियां। और राजस्थान की जिकी आपा नदियां पढ़ा। मैंने नदियों को 3 अपवाद तंत्र में बांटा। और हम जो पढ़ रहे थे वो अरब सागर का अपवाद तंत्र पढ़ रहे थे। कहाँ का अपवाद तंत्र? अरब सागर। और अरब सागर के अपवाद तंत्र की मैंने एक ट्रिक लिखाई थी। अरब सागर की नदियों की मैंने आपको एक प्यारी सी, शानदार सी ट्रिक लिखाई थी। और गुरुजी ट्रिक के ही बा, वो ट्रिक कोनी हो, वो एक मंत्र हो। और वो मंत्र ओ हो कि सो जा बेटी का बाप, सो जा, सो जा मालू, सो जा मालू, नहीं तो सांप आ जागो। नहीं तो कौन आ जागो? सांप आसी, सांप आसी। कितनी प्यारी ट्रिक है। हाँ गुरुजी, ट्रिक तो बहुत प्यारी है। तो सुनो, सो से जो नदी पढ़ी हमने वो पढ़ ली सोम। सोम को मैंने पिछली क्लास में क्लियर करवा दिया। और जा से जो नदी है वो याद रखना जाखम। जा से जो नदी हो जाएगी वो जाखम। जाखम नदी के बाद माँ से जो नदी हो जाएगी वो माही। कौन सी नदी? माही। और लय से जो नदी हो जाएगी लू से लूनी, है ना। और सा से नदी याद रखना साबरमती मेरे भाई, साबरमती। और पै से याद रखना पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास। बनास नदी अलग है, पश्चिमी बनास अलग है। और ऐसे याद रखना अनास नदी। अनास नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और बांसवाड़ा जिले में बहती हुई ये माही में मिल जाती है। मैंने आपको ये माही की सहायिका बताई हुई है बातें। अब सुनो, कई साथी कह रहे हैं सर हमें तो ये क्लासें मिली है, पीछे वाली क्लासेस जो है वो मिली नहीं। तो जिस साथी को ऐसा लगता है तो वो प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने राजस्थान की न्यू जियोग्राफी के नाम से। लगभग मैंने 21-22 क्लासेस डाली हुई है राजस्थान की जियोग्राफी को लेकर। सामान्य परिचय वगैरह जो है उसमें करवाया हुआ है काफी। तो साथी देखना चाहता है तो वहां जाकर देख सकता है। अब सुनो, मैंने आपको सोम नदी पढ़ा दी, जाखम पढ़ा दी, माही पढ़ा दी और अनास पढ़ा दी। अब अपनी 3 नदियां रहेगी। गुरुजी वो 3 नदियां कौन कौन सी रहेगी? देखो, एक जो नदी है वो रहेगी लूनी, एक रहेगी साबरमती और एक रहेगी पश्चिमी बनास। हम पूरा प्रयास करते हैं कि इस क्लास के अंदर ये नदी कंप्लीट पढ़ लें। तो सारों पहला जो इंपॉर्टेंट नदी है वह नदी है लूनी। तो आप जितने भी साथी देख रहे हो, हेडिंग लगाओ लूनी नदी। अरे बहुत शानदार पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा। और जो साथी कंप्लीट राजस्थान जियोग्राफी को पढ़ना चाहता है तो देखो, ये ना कि गुरुजी कोर्स की एड करे, है ना। तो कोर्स वाली बात नहीं है। अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो वहां से वो क्लासेस देख सकते हो। विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ जो है वो एप्लीकेशन है अपना। और मैं एक बात और बता दूं, अपने नोट्स तैयार हो रहे हैं नई जियोग्राफी के, राजस्थान न्यू जियोग्राफी के नोट्स। वो भी बिल्कुल आपको फ्री उपलब्ध करा दूंगा। वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं नोट्स, वो पीडीएफ। आप किसी भी जिले से देख रहे हो मुझे, वो आप जो है वहां से निकलवा सकते हो। ठीक है, चलो अब अपने नदी पढ़ते हैं, इस लूनी नदी को। तो देखो, पहले लूनी नदी का अपने अपवाद तंत्र देखते हैं। एक एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है कि वृक्षाकार अपवाद तंत्र किस नदी का है? वृक्षाकार। तो वृक्षाकार जो अपवाद तंत्र है वो तो है चंबल का। वृक्षाकार जो अपवाद तंत्र है वो कौन सी नदी का है? वो है चंबल नदी का। लेकिन लेकिन सुनो मेरे भाई ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं लूनी नदी। लूनी नदी को अगर हम देखें तो लूनी नदी निकलती है यहां पर एक जिला जिसका नाम है अजमेर। कौन सा जिला हो गया? अजमेर। अजमेर जिले की आकृति अब वर्तमान में इस प्रकार से हो गई है, ऐसी। ई टाइप हो गयो आपनो अजमेर जिलो। ठीक है। हाँ गुरुजी, गुरुजी ओके है, थोड़ो सो इन थोड़ो सो आठों सेट कर दिया आपा ई टाइप। ये और यो, क्योंकि अजमेर के 3 टुकड़े हुए, है ना। अब सुनो, अजमेर में 2 धाराएं आती हैं। एक धारा मान लो इस प्रकार से बहती हुई आई, और एक धारा जो है वो इस पर यहां बहती है इस प्रकार। इसमें से एक धारा का जो नाम है वो है सागरमती। लिख लेना मेरे भाई साथ साथ में, क्या नाम है? सागरमती। दूसरी धारा का नाम है सरस्वती। सरस्वती, बिल्कुल दूसरी धारा का नाम है। और ये दोनों धाराएं जो आपस में मिलती हैं
उस स्थान का नाम है गोविंदगढ़। लिखो जल्दी जल्दी, मारा इंग्लिश सारा गुरु जी को नाम हो गोविंदगढ़। तो गोविंदगढ़ स्थान में आकर ये दोनों धारा मिल जाए आपस में। मिल गई? हाँ गुरु जी मिल गई। अब सुनो, अब अगर हम बात करें इसके ही समीप यहां पर एक पहाड़ देखने को मिलता है। यहाँ एक पहाड़ है और इस पहाड़ का जो नाम है वो है आदि आदि रात ने नाग पहाड़। आदि आदि रात ने नाग पहाड़। नाग पहाड़, ये सारी अजमेर जिले की घटना चल रही है अभी तक। अजमेर में नाग पहाड़, और नाग पहाड़ से एक नदी का उद्गम होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई। वो नदी कौन सी है गुरुजी? वो नदी है लूणी। एकदम लाजवाब जवाब दे दिया, शानदार जवाब दे दिया। तो लूणी नदी यहां से इस प्रकार बहती है और ऐसे बहती हुई, ऐसे बहती हुई इस प्रकार अपना जल जो है वो डाल देती है यहां। ये लो भाई, इसका जल आ गया यहाँ। गुरुजी ये क्या है, यहां कहां पर जल डाल दिया इसने? तो सुनो मेरा भाई, ध्यान बात सुनो गौर से, सुनो सुनो सुनो। ये नदी जो जल डालती है वो डालती है खंबात की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में? खंबात की खाड़ी। इसने अपना जो जल है वो किस खाड़ी में डाल दिया? खंबात की खाड़ी में। अब मेरी बात सुन लो आप ध्यान से सभी साथी। अब पढ़ते हैं इस नदी को किस प्रकार से कैसे बहती है। अब देखते चलो बस तुम। अजमेर, अजमेर के बाद ये नदी एक नए जिले में प्रवेश कर गई और इस जिले का नाम है नागौर। डीडवाणा कुचामन मत कर देना, नए जिलों के आधार पे पढ़ा रहा हूं पूरी की पूरी। नागौर के बाद ये नदी जो है वो एक जिले में आ गई जिसका नाम है ब्यावर। कौन से जिले में आ गई भाई? ब्यावर। नागौर, नागौर के बाद ब्यावर, ब्यावर के बाद यह नदी, ब्यावर के बाद यह नदी जो है वो आ गई जोधपुर ग्रामीण के अंदर। जोधपुर ग्रामीण, समझ में आ गई बात? जोधपुर ग्रामीण के बाद ये नदी अपना जल डाल देती है बालोतरा में। ये नदी अपना जल कहां लेकर आ गई? बालोतरा। और बालोतरा के बाद इस नदी का पानी, इस नदी का जो पानी है वो खारा हो जाता है, यानी इसके बाद यहां का पानी क्या हो जाता है? लवणीय। इसलिए इसे आधी खारी और आधी मीठी नदी बोलते हैं। ऐसे बताते हैं कि पुष्कर की पहाड़ियों, यानी पुष्कर की पहाड़ी कहां है? अजमेर में। पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आती है? बालोतरा में आती है। एकदम सही बात है। यानी लूणी नदी से जो अपने को बाढ़ देखने को मिलेगी वो भी इसी जिले के अंदर मिलेगी। यहीं पर एक पशु मेला और बढ़ता है मल्लीनाथ जी का। मल्लीनाथ पशु मेला जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, जो चैत्र शुक्ल 11, चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 तक लगता है। मल्लीनाथ जी का मेला भी यही है। चलो आगे और पढ़ेंगे, लिखेंगे थ्योरी तब और पढ़ेंगे इसको। अभी देखते जाओ तुम, मजा आ जाएगा तुम्हें। और बालोतरा में खूब बहती है। उसके बाद हल्का सा जो भाग है वो बाड़मेर के, और बाड़मेर के बाद जालौर में नहीं जाती, पहले जाती थी जालौर में। जिला जो है याद रखना है सांचौर। सांचौर के बाद ये नदी एक नए राज्य में प्रवेश कर जाती है, और जिस राज्य का नाम क्या है? गुजरात। क्या नाम है? गुजरात। गुजरात राज्य में ये नदी प्रवेश कर जाती है। अब सुनिएगा मेरे दोस्त ध्यान से आप बात। गुजरात में, गुजरात से पहले राजस्थान के अंतिम जिला कौन सा है? वो सांचौर। सांचौर को बोला जाता है राजस्थान का पंजाब। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? बोलो गुरुजी, राजस्थान का पंजाब तो सांचौर। पहली बात, इस नदी के पानी को यहां पर ये रेल या नाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेल या नाड़ा। इसमें सांचौर में। तो ये थी अपनी कौन सी नदी? लूणी नदी। समझ में आ गई कितने जिलों में बहती है? गुरुजी एक बार जिले लिख दो क्रम से। आपको याद रखना है उद्गम से लुप्त तक, उद्गम से विलुप्त तक इसके जिलों का क्रम बिल्कुल शानदार तरीके से मैं याद कराता हूं। बोलो मेरे साथ। सबसे पहले ये नदी अपना जो जल है वो निकालना प्रारंभ करती है अजमेर। अजमेर के बाद ये नदी आ गई भाई नागौर। ये क्रम है, क्रम याद रखना। और नागौर के बाद ये नदी अपना जो जल है वो ब्यावर में लेकर गई। और ब्यावर के बाद जो नदी है अपना जल, बोलो जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, एकदम बिल्कुल शानी बात है। बीगाबाद, बीगाबाद आ नदी आपको जल लेके आ जाए बालोतरा। बालोतरा, समझ में आ गई बात? हाँ गुरुजी।
बालोतरा के बाद ये नदी अपना जल बाड़मेर के अंदर, और बाड़मेर के बाद ये नदी अपना जल लेकर जाती है सांचौर। तो बताओ राजस्थान के कितने जिले हो गए भाई? राजस्थान के 7 जिले हुए या नहीं हुए? 1 2 3 4 5 6 7। तो उद्गम से लुप्त तक राजस्थान के 7 जिलों में प्रवाह क्षेत्र हो गया। 7 जिलों में क्या हो गया? प्रवाह क्षेत्र। अब एक प्रश्न और बनता है कि लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तो इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को, इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। बात समझ में आगे के रहता है, बढ़िया तरीका हूं आगे। एक बार मेरे साथ बोलो, उद्गम कहां से हुआ? अजमेर से। नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, उसके बाद गुजरात, और गुजरात के बाद अपना जल कहां डाल दिया? खंबात की खाड़ी। पढ़े अब लूनी नदी की थ्योरी? हाँ गुरुजी, इसकी थ्योरी, इसकी थ्योरी पढ़ने से पहले एक बात और बता दूं, अजमेर में ही इसके किनारे एक झील और बनी हुई है, और इस झील का जो नाम है वो है आना सागर झील। कौन सी झील है भाई? आना सागर, आना सागर झील। आना सागर जो झील है वो मीठे पानी की झील है, जो अर्नोराज चौहान ने बनाई थी अजमेर के अंदर। समझ में आ गई बात? हाँ गुरुजी आ गई। तो चलें जी, अब इस नदी के बारे में आप लिखो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट लिखो आप इसके उपनाम को लेकर। लूनी नदी के उपनाम। सबसे पहला जो इसका उपनाम देखने को मिलता है वो मिलता है सागरमती। यह लूनी नदी का सबसे प्राचीन नाम है। लूनी नदी का सबसे प्राचीन नाम क्या है? सागरमती नदी। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एक नाम तो ये मिल गया, दूसरा नाम अतः सलीला, अतः सलीला नदी। अतः सलीला जो नाम दिया था वह नाम कालिदास ने दिया। कालिदास ने जो है वर्णन किया वो अतः सलीला। कालिदास ने राजस्थान की एक नदी का और उल्लेख किया है, उस नदी का नाम है चंबल नदी। चंबल नदी का कालिदास ने जो वर्णन किया वो मेघदूत ग्रंथ में किया है। ये प्रश्न भी याद रख लेना, मेघदूत ग्रंथ में किसने? कालिदास ने। इसके अंदर जो है वो उल्लेख दिया है चंबल का। बात समझ में आ गई क्या? हाँ गुरु जी। कालिदास तो बहुत भाई खतरनाक कवि रेड है था ना, कहानी बेरो ही होनी कालिदास की। हाँ तो देखो, लूनी के उपनाम में अगर आगे उपनाम और हम देखें तो सुनते रहिएगा बस आप ध्यान से। आदि खारी, आदि मीठी, आदि खारी, आदि मीठी, आदि मीठी नदी। बोलो किसे कहते हैं? ये भारत की आदि खारी आदि मीठी नदी है। लवणीय नदी भी आप इसे बोल सकते हो, लवणीय नदी। और मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इस नदी को मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। मरुस्थल की गंगा, मरुस्थल की गंगा नदी जो है वो किसे कहते हैं? इसी जो है लूनी को कहते हैं। और थार की गंगा, थार की गंगा भी इन्हीं ही नदी को कहा जाता है, थार की गंगा नदी। थार की गंगा नदी भी इसे कहते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी। इतनी बात बताओ समझ में आ गई क्या? सबसे लंबी नदी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? लूनी नदी। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है लूनी। देखो अब पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी। गुरुजी यह नदी जो है लूनी, ये कितनी लंबी नदी है? लूनी नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो कुल लंबाई जो है वो 495 किलोमीटर है। 495 किलोमीटर है। देखो भाई मेरे दोस्त, हो सकता है आपकी किताब में जो है वो लंबाई वगैरह कुछ और दे रखी होगी। मैं आपको एक बात बता दूं, पानी को हम कभी भी रोक के नहीं रख सकते। डैम वगैरह से तो रोक सकते हैं, मतलब नदी का पानी जो है, अब बहरा तो नदी का पानी कितनी भी दूर जा सकता है। तो लंबाई जो होती है वो पानी की या नदियों की वो कभी सीमित नहीं होती। थोड़ा वर्षा का पानी ज्यादा है तो वो लंबाई ज्यादा भी हो जाएगी,
कम आया तो वो लंबाई कम भी रह जाएगी। राजस्थान में बहुत है, ये इतने जिलों में बहती है, इसलिए इसकी कुल लंबाई में से अगर हम बात करें राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में 330 किलोमीटर, राजस्थान में 330 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 330 किलोमीटर। लिख लो फटाफट, फटाफट जो है सभी साथी लिख लो। हाँ बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा अब देखो, देखो राजस्थान में लूनी नदी की अगर हम बात करें तो लूनी नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, उसमें से लूनी का प्रवाह क्षेत्र कितना है? तो लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो लगभग 10.41% है। कितना है? 10.41%। इसका मतलब ये है कि कुल राजस्थान में जो क्षेत्रफल है उसमें से लूनी नदी कितने अपवाह क्षेत्र में बहती है? वो बहती है 10.41% भाग पर। इसके प्रवाह क्षेत्र को मैंने बताया था गोडवाड़ कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ क्षेत्र। इसके प्रवाह क्षेत्र को, लूनी के प्रवाह क्षेत्र को। अब एक बात और आप याद रखना, नोट, नोट गुरुजी, इसमें क्या याद रखना है कि भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? भारत के क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का राजस्थान कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो वह भी 10.41% है। ये प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल बोलो आप, बिल्कुल बिल्कुल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इनको अगर हम भाग देंगे तो उत्तर जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा? 10.41%। गुरुजी थारे तो मैथ ही बड़ी स्ट्रोंग है। अगर जी आप मैथ करावा तो रहे, मैथ करावा तो की तो बढ़िया कर दिया काम है को नहीं। हाँ तो अब देखो, तो इसके कुल अपवाह क्षेत्र का हमने जो है वो पढ़ लिया। और लूनी नदी की अगर मैं आपको एक बार, ये नोट लगा के लिखनी है भाई बात, या इसको एक बार याद कर लेना वैसे ही, ठीक है? हाँ गुरुजी। अब लूनी नदी के उपनाम पढ़ लिए, कुल लंबाई पढ़ ली, कुल प्रवाह क्षेत्र पढ़ लिया। अब हम लूनी नदी के देखेंगे किनारे क्या क्या चीजें बसी हुई है। तो लिखो लूनी के किनारे, लूनी जो नदी है इसके किनारे क्या क्या है? किनारे देखो, शुरू से लग जाओ लूनी के किनारे में। शुरू में अजमेर से लग जाते हैं, जिलों के क्रम से लग जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आना सागर झील, आना सागर झील। लेकिन उस समय जो पढ़ाया जाता था, आना सागर झील कहां पर है? अजमेर में। इसका निर्माण जो है अर्नोराज चौहान ने करवाया था, तुर्कों की रक्त रंजी भूमि को साफ करवाने के लिए। अर्नो राज चौहान ने, अन्ना जी चौहान भी बोलते हैं। देखो ये जो अन्ना सागर झील है, ऐसे बताते हैं कि जब इसका निर्माण करवाया था ना तुर्कों से, तुर्कों के रक्त रंजी भूमि को साफ करवाने के लिए, तो ऐसे बताते हैं कि चंद्रा या बांडी नदी का पानी रोककर करवाया गया था। पानी रोककर। लेकिन आज के रूप में देखें तो यह नदी जो है वो अन्ना सागर, यह जो झील है वो अन्ना सागर, वो लूनी नदी के किनारे ही है। पहली बात समझ में आ गई गुरुजी? आवागी जाओगी गठे, गठे कौन जानते आप? दूसरी बात, अजमेर के बाद आए अपने नागौर। नागौर में कोई इतना खास इसके किनारे है नहीं, ब्यावर में भी इतनी खास जो चीज है इसके किनारे नहीं है। मेन आया जोधपुर। जोधपुर में एक बांध है, उस बांध का नाम है जसवंत सागर, जसवंत सागर बांध। देखो अब जसवंत सागर नहीं देता एग्जामिनर, तो गुरुजी इस बांध का नाम देता है वो पीचियाक बांध का है, पिचियाक बांध। अरे बता देंगे भाई, क्या दिक्कत वाली बात है? पिचियाक बांध है जोधपुर ग्रामीण में, जोधपुर ग्रामीण। और जोधपुर ग्रामीण में जो बांध है, बताइए जल्दी से जल्दी आप, कि जोधपुर ग्रामीण में जो बांध है वो कौन सा है? जसवंत सागर या पीचियाक बांध। हाँ गुरुजी ठीक है। अब सुनो फिर, जसवंत सागर जो बांध है, पीचियाक बांध जो है वो जोधपुर ग्रामीण में है। 3 नंबर बालोतरा। बालोतरा में देखो, एक तो है
स्थान तिलवाड़ा, इसके किनारे क्या है, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कौन से जिले में गया भाई, बालोतरा में। तिलवाड़ा जो स्थान है वो कौन से जिले में गया बताइए, बालोतरा में। अब तिलवाड़ा की अगर आप बात करें तो तिलवाड़ा एक सभ्यता भी है, तिलवाड़ा एक सभ्यता है, जी हाँ। इसके बाद तिलवाड़ा जो बाड़मेर में स्थान पड़ता है बालोतरा में, वहां मल्लीनाथ जी का एक पशु मेला भरता है, मल्लीनाथ पशु मेला, पशु मेला। मल्लीनाथ की पत्नी का जो नाम था वो था रूपा देवी, तो रूपा देवी का मंदिर भी बालोतरा में है, बाड़मेर में मत कर देना। मल्लीनाथ पशु मेला की अगर आप बात करा तो यह मेला जो भरता है वह चैत्र, देखो सारों पहला पक्ष हुआ अंधेर पक्ष यानी कृष्ण, चैत्र कृष्ण भगवान काला नहीं तो ऐसे याद रखना, कृष्ण पक्ष होता है अंधेर पक्ष होता है। चैत्र कृष्ण 11 से, चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक, एक महीना तक, सॉरी एक महीना नहीं हो गया, चैत्र शुक्ल 11 तक लागे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये था मेला किसका, मल्लीनाथ जी का। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ जी का ही लगता है, ये बात और याद कर लेना। राजस्थान में 10 राज्य स्तर के पशु मेले लगते हैं, इसमें सबसे प्राचीन जो पशु मेला है वो मल्लीनाथ जी का है, सबसे प्राचीन पशु मेला। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन जो पशु मेला है बताइए वो किसका है, राजस्थान में सबसे प्राचीन जो पशु मेला भरता है वो अपने मल्लीनाथ जी का भरता है। समझ में आ गया, हाँ जी। तो तिलवाड़ा कहाँ है, बालोतरा में। अब पढ़ते हैं नंबर पॉइंट 4। अब इसके किनारे प्रॉपर जो जिला है बालोतरा, उसकी बात देख लेते हैं, बालोतरा की। तो अगर हम बात करते हैं बालोतरा, बहुत प्यारा शानदार जिला है। बालोतरा की अगर बात करें तो इसके 2 पॉइंट याद करने हैं, 1 और 2। तो सुनो, 2 पॉइंट में अगर पहला पॉइंट पढ़े तो लूनी नदी का पानी पहले मीठा होता है, बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। तो लूनी नदी का जो पानी है वो खारा हो जाता है कहां पर, लूनी नदी का जो पानी है वो खारा हो जाता है बालोतरा। एक, एक। तो लूनी नदी का जो पानी है भाई, बताइए कहां पर खारा हो जाता है, तो आप कहोगे गुरुजी बालोतरा में। बालोतरा के बाद जो है वो लूनी नदी का जो पानी है वो खारा हो जाता है। समझ में आ गई मेरे भाई बात, हाँ गुरुजी। अब सुनो फिर और मजेदार शानदार बात, पुष्कर की पहाड़ियां कहां पर है, अजमेर में। एक बार प्रश्न आया था एग्जाम में कि पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने पर, पुष्कर की पहाड़ियों में, अरे याद रखना आप भूल मत जाना, ये पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने पर बाढ़ कहां पर आएगी, लूनी नदी में। तो बाढ़ कहां इतनी दूर आएगी गुरुजी, हाँ क्योंकि ये भाग जो वो नीचा है तो पानी वहीं ज्यादा आएगा जो भाग नीचा होगा, तो वर्षा होने पर बाढ़ आएगी, कहां पर आएगी, बालोतरा में। अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हिमालय में अगर वर्षा होगी, कहां पर, हिमालय, हिमालय में अगर वर्षा हुई तो बाढ़ कहां पर आएगी, फटाफट सभी साथी जो जवाब दे दो। हिमालय में वर्षा हुई तो बाढ़ कहां पर आएगी। अगर हिमालय में वर्षा हुई तो राजस्थान की एकमात्र नदी है मेरे दोस्त जो हिमालय से अपना जल आती है, उस नदी का नाम है घग्गर। और घग्गर नदी जब उफान में होगी तो बाढ़ आएगी हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर, हनुमानगढ़ जंक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है, बढ़िया तरीका वाला नहीं, कोई दिक्कत वाली बात तो कोई नहीं। मैं कह रहा हूँ आप अगर राजस्थान जी के किसी ने अगर कोर्स खरीद रखा है तो पूछना, उद्योग, परिवहन, खनिज, ऊर्जा संसाधन, एकदम लाजवाब शानदार तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में समझाकर, ठीक है। हाँ, अब आप बात करा, ये हो गए लूनी नदी के किनारे क्या क्या चीजें हैं। अब इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है इनकी सहायक नदियों का, इसकी लूनी की सहायक, एक एक पॉइंट सुनो ध्यान से। लूनी की सहायक
नदियां। पहला तो दो नदियों एक प्रश्न आया, इन दोनों नदियां ने याद करो थे। लूनी की एक तो सहायक नदी है सूकड़ी। कौन सी नदी? सूकड़ी। और एक सहायक नदी है बांडी। एक सहायक नदी है बांडी। अब इनमें से प्रश्न ये बनता है कौन सी बाढ़ के लिए जानी जाती है जिसमें बाढ़ आए, और कौन सी सुसुकता के लिए जानी जाती है। तो सुनो मेरे भाई, सै से सूकड़ी, सै से सुसुकता। तो सुसुकता के लिए कौन सी जानी जाती है? सुसुकता के लिए सूकड़ी नदी। और बाढ़ के लिए, बाढ़ के लिए बांडी नदी फेमस मानी। बाढ़ के लिए लूनी की सहायक में प्रसिद्ध कौन सी है? बाढ़ के लिए प्रसिद्ध जो नदी है वो बांडी है। लूनी की सहायक की बात कर रहा हूं मैं केवल। समझ में आ गई बात? गुरुजी तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो इसका एक मंत्र याद रखना। लीलड़ी, बोलो लीलड़ी खासी को जुआई। लीलड़ी खासी को जुआई, मीठड़ी ने लेके भाज गयो। बोलो एक बार साथ, अरे जल्दी जल्दी बोलो, हंसो क्यों? लीलड़ी को जुआई, सॉरी, लीलड़ी खासी को जुआई, मीठड़ी ले बाजो। लीलड़ी खासी को जुआई, मीठड़ी ले बाजो। सारा फटाफट बोलो मेरे साथ। लीलड़ी खासी को जुआई, मीठड़ी ले बाजो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप पूरी लाइन ये याद करो, जल्दी जल्दी। हाँ समझ में आ गई। लीलड़ी से गुरुजी कौन सी नदी हुई? लीलड़ी से लीलड़ी हो जाएगी। लीलड़ी से जो नदी है वो लीलड़ी ही होगी। हाँ गुरुजी ये तो याद होगी। खा से याद रखना खारी नदी। कौन सी नदी याद करोगे? खारी। सै से जो आप नदी याद करोगे वो सागी है। वो है तो जुआई की, लेकिन अपने लूनी में ही जल डाल जाता है वो जुआई के बाद। ठीक है। जुआई से जो नदी है वो कौन सी होगी? जुआई नदी। ठीक है। मीठड़ी से जो नदी हो गई मेरे दोस्त वो हो गई मीठड़ी। लीलड़ी होगी, मीठड़ी होगी। भात से याद रखना बांडी। बांडी। बाजो। जय से याद रखना जोजड़ी। जय से क्या याद करोगे? जोजड़ी। जय से याद करना जोजड़ी। और सै से सागी की बजाय आप ना ऐसे याद रखना सूकड़ी। ये थोड़ा ठीक रहेगा ज्यादा। ठीक है, सागी भी इसी की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो ये नदी आप जो है वो फटाफट याद करो। ये नदी जो है वो आप फटाफट याद करो। ठीक है। तो लीलड़ी खारी सूकड़ी ज्वाई मीठड़ी बांडी जोजड़ी। अरे सिंपल है, याद हो जाएगा। लीलड़ी खारी सूकड़ी ज्वाई मीठड़ी बांडी जोजड़ी। अब इसके दो तीन प्रश्न देखो। लूनी की सहायक नदियां, लूनी की सहायक नदियों से लेकर प्रश्न क्या क्या बनेंगे? ठीक है। इसमें पहला प्रश्न आपका ये बनेगा, लूनी की सहायक नदियों में पहला प्रश्न ये कि वो सर्वाधिक लूनी की सहायक नदियों में सर्वाधिक जो उद्गम है वो कौन से जिलों, लूनी की सहायक जितनी भी नदियां हैं इनमें से लगभग नदियों का उद्गम जो वो कहां से होता है? तो सर्वाधिक जो उद्गम है लूनी की सहायक नदियों में वो पाली जिले से होता है। कौन से जिले से होता है? पाली। पहली बात। पाली बांडी, बोलो पाली बांडी। पाली किस नदी के किनारे है? बांडी। दूसरी बात, सर्वाधिक लंबी नदी, लूनी की सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? एक ये प्रश्न याद रखना। समझ में आगी बात? लूनी की सहायक नदी में सबसे लंबी नदी जो हम पढ़े तो उस नदी का नाम लंबा ही है गुरुजी के है, जुआई। जुआई लंबो ही हो, जुआई को रोब हुआ आपको अलग। जुआई नदी। ओके। बात समझ में आ गई क्या रे मेरे भाई? अच्छी तरह से आ गई। बाढ़ के लिए फेमस बांडी, सुसुकता के लिए सूकड़ी, ये सारी पढ़ ली। और लूनी की सहायक नदियों में सर्वाधिक उद्गम पाली से होता है। और सर्वाधिक लंबी नदी की बात करें तो जुआई नदी लूनी की सहायक। अब वापस चलते हैं, इनको पहले मैप के ऊपर समझते हैं कि ये नदी किस प्रकार जो है वो आकर इसमें जल डालती है। तो देखो, यहां अपना वही सेम मैप बनाओ प्यारा सा, अजमेर। हाँ गुरुजी अजमेर बन गया। पाठू हाँ थोड़ा स्प्लिट हो जाओ। ये अभी 1 मिनट रुक जाओ, ये लो। अजमेर, 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 अजमेर।
अजमेर से निकलकर ये नदी इस प्रकार नागौर, नागौर ब्यावर, ब्यावर ये बहती हुई अपना जल डाल देगी यहाँ। हम बात नदी का नाम है लूनी, बता दी है बात, वो तो मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नदी का नाम एक बार आप जरा और बोल दीजिएगा, कौन सी नदी है? लूनी। तो लूनी का तंत्र, लूनी नदी का जो तंत्र है वो हम बना देते हैं आपके सामने, देखते रहना कैसे पड़ेगा। पहले मैं जिले लिख देता हूँ सारे एक बार, फिर से आपको दिक्कत ना हो कि कहाँ कहाँ कौन से जिले से निकलती है कोई नहीं। बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल है। देखो, अजमेर, अजमेर के बाद ये नदी नागौर, नागौर के बाद हल्का सा भाग इधर ब्यावर में देखेंगे, और ब्यावर के बाद, ब्यावर के बाद जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। एक बार तुम बोल दो, जोधपुर ग्रामीण के बाद बालोतरा, और बालोतरा के बाद, बालोतरा के बाद बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद सांचौर, बाड़मेर के बाद सांचौर, और फिर अपना जो जल है वो खंबात की खाड़ी। एक मिनट रुक जाओ, मैं खंबात की खाड़ी और बनाई देता हूँ। लाग ही गया फिर, बनाई दे, वहां रुका क्यों पीछे। तैयारी तो तुम्हारी एकदम शानदार चल रही है, बढ़िया चल रही है ना गुरुजी? लोग परेशान करे तैयारी करा तो क्या करा लोगों को? लोगों का कुछ नहीं है मेरे भाई, जब आप सिलेक्शन नहीं होगा, फेल हो जाओगे, तो लोग तो फेलियर का मेडल लेकर आएंगे और गले में डालकर बोलेंगे होशियार नहीं था इसलिए कर नहीं पाया। नौकरी कब मिलेगी पूछने वालों ने पूछा, कैसे मिलेगी नहीं पूछा किसी ने। लोग सिर्फ परिणामों का इंतजार करते रहे, प्रयास किसी ने नहीं देखा। हो सके तो तुम किसी के परिणाम नहीं, उसके प्रयास देखना। मजा आ जाएगा उस व्यक्ति को जीवन में कि यार कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला है या नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, तुम्हारे व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम आप जो भी यूज करते हो, उसके ऊपर आप मान के चलो कि लगभग 100-200 हम मान लेते हैं कि आपके फ्रेंड सर्किल के अंदर होंगे। मैं गारंटी से कहता हूं उसमें से 20-10 लोग भी, 20 तो बहुत ज्यादा बोले, 10 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं। गुरुजी नहीं, मेरी उनसे बात होती है, वो ये कहते हैं कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एक बार याद करके तो देख भाई मेरे को। तो आप एक छोटी सी लाइन लिखे कभी स्टेटस लगाना कि चलते रहेंगे, ये लाइन पढ़ी थी मैंने कि चलते रहेंगे मेरे बगैर काफिले दुनिया में, एक दीप बुझ जाने से कोई अंधेरा नहीं हो जाता, इस प्रकार से मैंने कोई लाइन पढ़ी थी। और फिर उस पे देखना आपको क्या रिप्लाई आता है। और मान लो अगर किसी व्यक्ति ने रिप्लाई ये किया कि मानते हैं कि चलते रहेंगे काफिले आपके बगैर भी, लेकिन एक सितारा गुजर जाने से बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, बहुत कुछ जो है वो अंधेरा हो जाएगा। अगर कोई ऐसी बात लिखकर भेजता है तो मान लेना कि वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है या नहीं है। और बाकी अगर इग्नोर करे तो आपको पता ही है, आप अगर आप किसी को, कोई आपको पसंद नहीं करता तो आप उसके लिए जान भी दे देना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, है या नहीं है? जी। अपने ध्यान करो इन्हें, लोगों की बात सोचो, लोगों को तो काम एक ही है, बोलना। अब बात की खाड़ी को पढ़ो बस, बात की खाड़ी। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे बात करें तो इसमें सबसे पहली जो नदी हम पढ़ेंगे, सबसे पहली वो पढ़ेंगे अपने नदी लीलड़ी। पहले मैं नदियों के नाम लिख देता हूं क्रम से कैसे पढ़ेंगे। लीलड़ी के बाद एक नदी अपने यहां पढ़ेंगे गुहिया। कौन सी नदी? गुहिया। गुहिया के बाद एक नदी अपने पढ़ेंगे यहां पर पांडी। तीन नदी याद करना, लीलड़ी, गुहिया, पांडी। जल्दी जल्दी याद करो, लीलड़ी, गुहिया, पांडी। हो गई याद? अब उसके नीचे हम जो नदी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सूकड़ी। सूकड़ी के बाद जो हम नदी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मीठड़ी। सूकड़ी, मीठड़ी, जुआई। अब इसमें ग्राम सेवक में एक बहुत प्यारा प्रश्न आया था कि इस नदी को उद्गम से लेकर लुप्त तक सहायक नदियों का क्रम लिखो। तो वो अगर आपने इस प्रकार पढ़ा है तो ही कर पाओगे, वरना ऐसे प्रश्न को आप देखो किताब तो कैसे दो रट के थे प्रश्न करते हो, समझ नहीं पाओगे। समझना जरूरी है कंसेप्ट। पांडी, सूकड़ी, मीठड़ी, जुआई, और यहां पर एक नदी आपको पढ़नी है खारी। कौन सी नदी मेरे दोस्त? खारी। और एक नदी यहां आपको पढ़नी है
और इस नदी का नाम है सागी। गुरुजी एक नदी और रह गई, कौन सी तो बोल दो। जोजड़ी। जोजड़ी एकमात्र नदी है जो उत्तर दिशा से आकर मिलती है। वो नदी कौन सी है? जोजड़ी। मेरे साथ एक बार फिर से बोलो। जोजड़ी, लीलड़ी, गुइया, बांडी, सूकड़ी, मीठड़ी, ज्वाई, खारी और सागी। एक बार तुम वापस ये नदी को देखो 1 मिनट में। मैं अभी तुम्हें बताता हूं इसको याद कैसे करना है। इसको याद कैसे करना है तो देखिए मेरे दोस्त, देखो मेरे भाई, इस नदी का जो उद्गम हुआ वो नागौर जिले से हुआ। इस नदी का उद्गम कहां से हुआ? नागौर। पहला तो तुम्हें जिला याद करना है, किसा किसा। तो जोजड़ी नदी गठन नागौर। लीलड़ी नदी जो उद्गम होता है उसका ब्यावर से होता है। लीलड़ी नदी का उद्गम कहां से हुआ? ब्यावर से। बाकी जितनी भी नदियां हैं, बाकी मेरे दोस्त जितनी भी नदियां हैं, मैं एक बार इसको बढ़िया तरीके से बना देता हूं। बाकी जितनी भी नदियां, ये वाली, ये अरे भाई, लो भाई। अब हम बात करें बाकी जितनी भी नदियां हैं इनका उद्गम कहां से होता है। जितनी गुइया, बांडी, सुकड़ी, मीठड़ी, जवाई, ये सभी नदी जो है वो निकलती है पाली से। कहां से निकलती है मेरे दोस्त? पाली से। अब रह गई गुरुजी खारी और सागी। खारी नदी देखो, खारी, री वाला जिला है सिरोही। सिरोही। ई वाला जिला आ गया ना, सिरोही। गुरुजी सागी, सागी नदी का उद्गम होता है जालोर से। सागी नदी का उद्गम कहां से होता है? जालोर। एक बार फटाफट याद करो इनका उद्गम। देखो जोजड़ी ऊपर ऊपर हूं, नागौर। अच्छा ये नदी ऐसे बह रही है तो इसका दाया और कौन सा होगा? दाया और ऊपर वाला। ऐसे बह रही है, देखो अब मेरा ओ दाया है और ओ ये आज जो है ये बाया है। तो ये इसका दाया हुआ। ये तो दाई ओर से मिलने वाली एक ही नदी है, वो है जोजड़ी। और ये जो है ये हुआ बाया। और बाई ओर से मिलने वाली पहली नदी है लीलड़ी। लीलड़ी के बारे में बताया मैंने, हाँ। तो फिर पढ़ो, जोजड़ी तो याद ही हुई। जोजड़ी, अब दो नदी याद करो, लीलड़ी और गुइया। लीलड़ी और गुइया। लीलड़ी और गुइया। गुरुजी गुइया तो आपने ट्रिक में लिखा ही नहीं, गुइया बांडी की सहायक है। और बांडी फिर लूनी में डालती है ना। तो याद करो, लीलड़ी, गुइया, बांडी। लीलड़ी, गुइया, बांडी। अब तीन और, सूकड़ी, मीठड़ी, जुआई। सूकड़ी, मीठड़ी, जुआई। अब दो ही तो रहेगी, खारी और सागी। अरे दो ही तो नदी रहेगी, खारी और सागी। जल्दी जल्दी याद करो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। बोलो, अब लिख लिया तुमने इतना? हाँ। अब और आसान ट्रिक बताता हूं मैं आपको याद करने की। अब आप ना एक काम कर लो, सारों बढ़िया काम बताऊं थाने याद करने को, नदियां। अब काम जो है वो करना क्या है? तो वो काम आपको करना है, वो काम आपको करना है 1 मिनट। वो काम आपको करना है कि इनमें से दो दो नदियां अलग अलग बांट दो और दो दो जिलों में पैक करनी है। जैसे पहला इन्हें खत्म करा पा, लीलड़ी नदी यहां से निकली और ब्यावर जिले में ही अपना जल डाल दिया लूनी में, ये खत्म हो गया। अब सुनो, अब दो दो नदियों के जोड़े बना लो। एक जोजड़ी नदी नागौर से निकली, नागौर के बाद अपना जल लाई जोधपुर में डाल दिया। पांडी नदी अपना जल लाई जोधपुर में डाल दिया। डाल दिया, अब दो दो नदी बांट लो, सिर्फ ज्यादा नहीं करनी है। सूकड़ी नदी चली और अपना जल जो है वो डाल दिया बालोतरा में। सूकड़ी नदी ने जो अपना जल डाला वो कहां पर डाला? बालोतरा में। सूकड़ी नदी ने जो अपना जल डाला वो कहां डाला? बालोतरा में। मीठड़ी नदी ने भी अपना जल डाला, वो मैं जिले लिखाऊंगा कहां कहां से बहती है, वो डाला बालोतरा में। जल्दी याद करो, ऊपर वाली जोधपुर में और बांडी भी जोधपुर में, और ये दोनों नदियां जो है वो बालोतरा में। ये दोनों नदियां जो है वो बालोतरा में। समझ में आ गई बात? हाँ गुरुजी। अब बात रही ज्वाई की। तो ज्वाई नदी ने, अब देखो मैंने कहा दो दो नदियां बांट दो। देखो ये दो नदी जोजड़ी और बांडी ने जोधपुर में, जोजड़ी और बांडी ने जोधपुर में, सूकड़ी और मीठड़ी ने बालोतरा में। और अब बात करें ज्वाई, तो ज्वाई अपना जल जो है वो डालेगी बाड़मेर। और सागी नदी भी जो है अपना जल कहाँ डालेगी? बाड़मेर में, सांचौर के समीप। समझ में आ गई क्या? अब नदी दो ही तो रह गई, कौन कौन सी गुरुजी? नदी जो दो रह गई, एक तो गुइया और एक खारी। खारी जो है वो ज्वाई की सहायक है, खारी जो है वो ज्वाई की सहायक है। और गुइया जो है वो बांडी की सहायक है, पाली के समीप ही अपना जल डाल देती है। ये नदी तंत्र समझ में आया? गुरुजी एक बार और बताओ। चलो तो एक बार और बताते हैं, एक बार और बताते हैं। सुनो मेरी बात। पहली नदी है, पहला मैं सेट कर दो, आओ।
ब्यावर। ब्यावर से निकली, ब्यावर में जल डाल दिया। अब आपको दो दो नदियां अलग अलग बांटनी और दो दो जिलों में दो नदियों को एक एक जिले में सेट करनी है। जैसे जोजड़ी और बांडी को एक जिले में सेट करो, तो गुरुजी ये कौन सा जिला हो जाएगा? ये देखो, जोजड़ी आई जोधपुर में और बांडी भी गई जोधपुर में, ये एक जिला हो गया। हाँ, अब अब अगर हम बात करें तो फिर ये दो सूकड़ी और मीठड़ी, ये दोनों नदी बालोतरा में जाएंगी। देखो सूकड़ी मीठड़ी यही दोनों बालोतरा में। अब ज्वाई और सागी ये दोनों जाएंगी बाड़मेर में, ये गई अपनी ज्वाई नदी और ये गई अपने सागी नदी बाड़मेर में। अब रह गई खारी, तो खारी नदी जो है, जैसे अब बात करें गुइया की, खारी नदी तो अपना जल डाल देगी इसमें ज्वाई में, जालौर से होती हुई, और गुइया जो नदी है वो पाली में बहती हुई अपना जल डाल देगी बाटी। ये नदी तंत्र तुम्हें समझ में आया? बहुत ही शानदार प्यारा नदी तंत्र था। अब मैं तुम्हें यही एक बार मोटा मोटा जिला बता देता हूँ किस प्रकार ये नदी बहती है। देखो उद्गम सभी का पता लग गया, नागौर, ब्यावर, ये सारी पाली से निकलेगी, ये सिरोही से, ये जालोर से। अगर हम बात करें जोजड़ी नदी की, तो जोजड़ी नदी यहां से निकलकर नागौर के बाद अपना जल डालती है जोधपुर ग्रामीण के अंदर। ये दोनों जिले पता लग गई, जोजड़ी नागौर निकल के जोधपुर ग्रामीण। लीलड़ी ब्यावर में बहती है, गुहिया नदी पाली में बहती है, पांडी नदी पाली और जोधपुर में बही, दो जिले हो गए। अब देखो, अगर हम बात करते हैं सूकड़ी नदी की, तो सूकड़ी नदी के किनारे है जालोर। इन नीचे वाली तीनों नदियों में जालोर से भी बहेंगी, इसमें भी जो जिला है जालोर होगा, इसमें भी जालोर होगा और इसमें भी जालोर होगा, इसमें भी जालोर होगा। अब मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ध्यान से जरा देखते रहिए। जाने वाले तेरा ध्यान की तरह ध्यान चेंज नहीं होना चाहिए। ध्यान, ये दोनों जालोर हो गया, ठीक है, यहां पर भी जिला है वो जालोर हो गया। तो ये तीनों नदियां जालोर से बहती हुई ये तीन तीन जिलों में बह गई, बह गई। अना प्रवाह क्षेत्र 4 में भी देखने को मिलेगा, सांचौर में देखने को मिलेगा ज्वाई का। जालोर के बाद जो ज्वाई है वो सांचौर में जाती है। ज्वाई कहाँ जाती है? सांचौर। और सांचौर के बाद हल्की सी बाड़मेर की सीमा पे अपना जल जो है वो लूनी में डालती है। तो ज्वाई नदी 4 जिलों में बहती है, याद रखना, पाली, जालोर, सांचौर और बाड़मेर। गुरुजी ये तो बहुत ही प्यारा समझे। सिरोही और जालोर से अपना जल इसने डाल दिया। सागी नदी, सागी नदी का उद्गम जालोर से हुआ और बाड़मेर में अपना जल डाल दिया। ये जिले हो गए बाड़मेर, ये जिला हो गया ये जिले हो गए बाड़मेर दो, और ये हो गया बालोतरा दो, और ये हो गया जोधपुर ग्रामीण। समझ में आ गई ना एकदम अच्छी तरीके से? एक बार फटाफट आप ऐसे का ऐसा मानचित्र बना लो, फिर मैं इनकी एक एक नदियों को जो लिखवाना शुरू कर देता हूँ। आज मेरे को लगता है लूनी ही पड़ी जाएगी, ठीक है। हाँ, तो देखो, हम अब आगे बात करें तो लूनी की सहायक नदियों में ऊपर वाली जो नदी है वो कौन सी थी, उसका नाम क्या था? गुरुजी उस नदी का नाम था जोजड़ी। क्या नाम था? जोजड़ी नदी। अगली क्लास में पढ़ा के रहे, चलो जोजड़ी जोजड़ी पढ़ा दूं, बाकी अगली क्लास में पढ़ा। फिर देखो ज्यादा बड़ी वही बात की है कि मैं तो क्या पढ़ाई दूंगा था ना, लेकिन बिग बात की है थारो इंटरेस्ट थोड़ा लगातार यहाँ देखना वो चीज हो जाए, है को नहीं? कि क्योंकि अब मान के चलो कि 40 मिनट तक की विद्यार्थी जो है कोई भी है, उसकी कैचिंग पावर बहुत खतरनाक होती है। उसके बाद जो पढ़ाने लग जाए समझ में तो आता, लेकिन इतना बेहतर नहीं आता। एक सोच के देखो, एक अब सुता उठा पढ़ा तो कितना शानदार लगे, तो बस वही बात है। चलो एक जोजड़ी और पढ़ते हैं, ठीक है। जोजड़ी की अगर हम बात करें तो नागौर, नागौर में एक स्थान है पांडलू। पांडलू गांव से ये नदी जो है वो नागौर से निकलती है, और पांडलू गांव से निकलने के बाद, पांडलू गांव से निकलने के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद ये अपना जल डालती है लूनी। ये हो गई लूनी। ये नदी कौन सी है? लूनी। और वो नदी जो है वो है जोजड़ी। यहां पर जो जिला है वो नागौर है, नागौर के बाद जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण। यहां पर एक गांव है खेजड़ली, खेजड़ली गांव में जो है वो अपना जल डालती है, खेजड़ली ग्राम में, है ना? हाँ जी। अब सुनो मेरी बात, उद्गम और विलुप्त पता लग गया। उद्गम पांडलू गांव से, और उद्गम कहां से हुआ? उद्गम जो हुआ इसका, उद्गम जो वो पांडलू, और विलुप्त जो है वो खेजड़ली ग्राम जोधपुर में लूनी नदी में हो गई। पहला प्रश्न देखो, ये दाया और है तो दाई और या उत्तर दिशा से,
लूनी में मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी, एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? वो है जोजड़ी, पहली बात। दूसरी, जोजड़ी नदी के किनारे वो जसवंत सागर बांध इसी के समीप यहां बनता है जोधपुर में, इसके किनारे वाटर पार्क है, वाटर पार्क। ठीक है, वाटर पार्क किसके किनारे है? वो है जोजड़ी नदी किनारे। वाटर पार्क का नाम क्या है? सालवासा या सालवास या सालवासा और बोरनाडा, दोनों के दोनों जो वाटर पार्क है वो जोधपुर में है। और जोधपुर कौन सा? जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। एक तो किनारे, ये बात याद रखें। और गुरुजी किनारे क्या बात याद रखनी? वाटर पार्क, वाटर पार्क के साथ इस नदी किनारे पिपाड़ कस्बा है, पिपाड़ सिटी। पिपाड़ सिटी कहाँ है? जोधपुर के अंदर, वो इसी के किनारे है। और यहाँ की एक बहुत प्यारी घटना आती है, प्यारी तो कई गलत घटना है बहुत। पिपाड़ में बताते हैं कि गणगौर का त्योहार था, गणगौर नाम सुना होगा। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, गणगौर। तो गणगौर पर बताते हैं यहाँ 140 कन्याएं जो हैं वो गणगौर के त्योहार पर आई हुई थी। और इन 140 कन्याओं का अपहरण कर लेता है गुड़ले खां। कौन कर लेता है? गुड़ले खां। और उस समय मारवाड़ का जो शासक था, मारवाड़ का जो शासक था, और उस शासक का नाम था सातल देव। मारवाड़ के राजा का जो नाम था वो क्या था? सातल देव। और बताई जावा आ बात की गुड़ले खां ने इन 140 कन्याओं का हरण किया, इस बात की सूचना मिली सातल देव। सातल देव सीधो मारवाड़ू अजमेर चल जाए, क्योंकि अजमेर में एक राजा, एक अजमेर में व्यक्ति मल्लू खां, और मल्लू खां का सेनापति था ये गुड़ले खां। तो वो सातल देव पहुंच गयो अजमेर, और गेट का ठक ठक बजायो और बोले बाहर निकल। तो मल्लू खां होको नहीं, और गुड़ले खां की छोरी बिंदोली बाई कहा हाँ मालिक बोलो। बैठा तेरो बाप? पापा तो सुबह सुबह गया बेटा घूमन। अब आ बात जब पता लगी कि ने सातल देव ने कि वो वहां से 140 कन्याओं का अपहरण, तो इतना गुस्सा आया, कई छोरी ने भी गालियो ट्रक में, और ले गई टाइप उचाल्या, और रास्ता मिलियो गुड़ले खां। और सातल देव ने बताते हैं गर्दन जो है वो धड़ से अलग कर दी एक बार में। और जिये ही गर्दन धड़ू अलग हुई, बिंदोली जोर जोर की जे गलडावे, जे रोवे। और तो सातल देव बोले और आई छोरी ने चुप कराओ। तो बोली ना मेरा बाप ना मार दियो, मेरा बाप की याद में तो की ना की तो होनी चाहिए। तो इसकी याद में मारवाड़ या जोधपुर का एक प्रसिद्ध नृत्य है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है, और उसका नाम है घुड़ला नृत्य। तो घुड़ला जो नृत्य है वो इसी की याद में बनाया गया, घुड़ला नृत्य सातल देव के समय मारवाड़ का फेमस है मेरे दोस्त ये। अब था ना, मैं एक बात और बता दूं, घुड़ला नृत्य कब किया जाता है? नृत्य किया जाता है तो चैत्र किया जाता है ना, तो कृष्ण, शुक्ल मत कर देना, नृत्य किया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा नृत्य है? घुड़ला नृत्य। मटके में छिद्र करके, यहाँ एक मटको है ये टाइप हूँ, और मटका में छेद करके और एक दीप जला के इस प्रकार से, मेरा तो भाई दीप तो अब क्या पढ़ाऊं मैं, कल्चर इतिहास तो नहीं पढ़ाऊं, जियोग्राफी में तो ऐसा ही दीप बढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ भाई मेरे दोस्तों, तो मटके में छिद्र करके, मटके में छेद करके यानी छिद्र करके जो है नृत्य किया जाता है। चलो एक प्रश्न पूछू था, आप ये बताओ, घरों के दरवाजे में छिद्र किस सभ्यता के अंदर से मिले हैं? मैं कमेंट में बताओ, इंतजार करूंगा अगर तुम बता दोगे तो। और जो देखो, राजस्थान इतिहास भी थोड़ा समय मिल जाए तो शुरू करेंगे आपके लिए जल्दी, ठीक है। राजस्थान जी के में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे दोस्त, ये हम आपको विश्वास और वादा जो है वो दोनों ही करते हैं आपसे, ठीक है। पहली बार क्लास देख रहे हो, अच्छी लगी तो जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। आपका प्यार मुझे अच्छा मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने आप को दिन प्रतिदिन जो है वो परिवर्तन कर रहे हैं, कंटेंट के मामले में भी जितना हमसे होता है इतना एनसीईआरटी वगैरह जो भी है वो पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रात को कभी 3 बजानी हो तो 3 भी बजा देंगे आपके लिए, ठीक है। अभी तो 2 ढाई बज जाते हैं, लेकिन 3 बजानी पड़ी तो 3 भी बजा, 4 भी बजाते हैं, हाँ की बात है हमारे लिए, ठीक है। जय हिंद। अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिला, और सभी साथी मेहनत करते रहो,
और कोई भी कुछ कह रहा है किसी के ऊपर जो है ध्यान मत दो, ठीक है।